सभी स्टूडेंट को नमस्कार। और आज की जो क्लास है वो आपके अगला जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें आपको देखना है। और अगला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है और वो हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो देखो ये जो चैप्टर है अगला अपना उसका नाम है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। अब देखो इस पर चर्चा करनी है अपन को मूल अधिकार पर कि सर ये क्या होते हैं, क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, मूल अधिकार किसे कहा जाता है, इसके बारे में अपन को विस्तृत रूप से चर्चा करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज तो कि मूल अधिकार होते क्या है। सर इसमें ऐसा क्या चीज है कि जो हमारे देश में मूल अधिकार की प्रवृत्ति अपनाई गई। पहले देखो इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। मूल अधिकार हमारे जो संविधान के अंदर है वो किस देश से लिया गया? अमेरिका से। किससे लिया गया है? अमेरिका से। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि जो हमारे संविधान के अंदर जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? तो वो लिए गए आपके अमेरिका से। ठीक है। और ये वर्तमान में हमारे जो संविधान है उसके अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो देखना ये आपके 12 से 35 तक। कहां तक है? 12 से 35 तक। और इन मूल अधिकारों को यदि अपन भाग बताए कि सर ये कौन से भाग में है, तो ये संविधान के तीसरे भाग में। कौन से भाग में? तीसरे भाग में। संविधान में टोटल भाग कितने हैं? मैंने आपको बताया था 22 भाग है। कितने? 22। अनुच्छेद टोटल कितने? 395। तो ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब सबसे ज्यादा इसमें देखना है कि सर ये मूल अधिकार है क्या, मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखना वह अधिकार जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक बार वापस देखो इसमें कि वह अधिकार जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो ये मूल अधिकार का अपन कह सकते हैं कि क्या है और किस प्रकार की स्थिति में हमारे लिए काम में आते हैं। तो अब देखो ये तो था एक थोड़ा सा इसका क्या बेसिक था। अब सर एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अपन इस मूल अधिकार की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब ऐसी क्या है मूल अधिकारों में जिसके लिए हमें आवश्यक है या इसका महत्व क्या है, वो चीज अपन को पढ़ना है। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बनता है? मूल अधिकारों का महत्व या अपन बोल सकते हैं आवश्यकता। मतलब हमें मूल अधिकारों की आवश्यकता कैसे पड़ी और इनका महत्व क्या है, ये चीज अपन को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि मूल अधिकारों की सबसे पहली जो महत्व है या आवश्यकता है वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मतलब कहने का है कि मूल अधिकारों का जो महत्व है पहला वो क्या है कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति है उनको मतलब सुरक्षा प्रदान करना या उनके जीवन में विकास की क्रियाओं को आगे बढ़ाने में जो सहायक तत्व होते हैं उनके रूप में हम किसको माना जाता है? मूल अधिकारों को माना जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना ये मूल अधिकारों का क्या बेटे? एक महत्व है या हम ऐसे कह सकते हैं एक आवश्यकता भी मानी जाती है। ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है? शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक।
जो शासन है हमारा, जो मतलब शासन चलाया जाता है जो सरकार के द्वारा, उसकी जो मनमानी होती है, क्या होती है बेटे, मनमानी, उसको रोकने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटे, मौलिक अधिकारों की या मूल अधिकारों की हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ताकि कोई भी सरकार आए या कोई भी कार्य हो तो उसमें वो तानाशाही न बन सके, मतलब जनता पर वो हावी न हो सके। क्योंकि अपन सरकार से एकमात्र डिपार्टमेंट मूल अधिकार ऐसा है जिससे अपन सरकार से लड़ सकते हैं या सरकार को अपन बोल सकते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारे मौलिक अधिकार आप पढ़ोगे तो आगे आपको पता चलेगा। तो सबसे दूसरी जो इसकी है ना अपन कह सकते हैं आवश्यकता है, महत्व क्या बना कि शासन की स्वेच्छाचारिता पर जो रोक है या तानाशाही या अपन कह सकते हैं मनमानी, उस पर हमेशा क्या लगा दी गई है, रोक लगाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि कौटिल्य था और उसने अपना एक अर्थशास्त्र था, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, मतलब किसका अर्थशास्त्र था, कौटिल्य का। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें स्पष्ट रूप से कौटिल्य ने लिखी थी कि भाई यदि किसी भी देश के अंदर शासन की सत्ता है, उसको यदि अपन को जनता या लोकतांत्रिक बनाना है तो वहां पर हमेशा उस शासन में हमेशा किनका प्रयोग होना चाहिए, मूल अधिकारों का। किनका होना चाहिए, मूल अधिकारों का। क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन काल के अंदर जो राजाओं की तानाशाही थी उस पर रोक लगाने के लिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था कि मूल अधिकारों का प्रयोग होना चाहिए ताकि इनकी तानाशाही पर क्या लगा क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। तो ये हमारी कौन सी बेटे महत्व हो गया इसका, दूसरा महत्व। ठीक है, तीसरा महत्व इसका क्या होता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना, लोकतंत्र के आधार स्तंभ, ये हमारा महत्व है। क्योंकि हमारे जो मूल अधिकार है वो हमारे लोकतंत्र है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर भी लोकतंत्र अपनाया गया है। लोकतंत्र मैंने आपको कल भी बताया था प्रस्तावना में विस्तार रूप से कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। किसका शासन होता है, जनता का। मतलब ऐसा शासन जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए, वही हमेशा क्या कहलाता है बेटे, लोकतंत्र कहलाता है। तो हकीकत में लोकतंत्र मतलब कहने का इस लोकतंत्र के अंदर हमें जो शासन का जो अधिकार देता है वो हमेशा कौन देता है, मूल अधिकार। कौन देता है, मूल अधिकार। मतलब मूल अधिकार के तहत अपन इन क्षेत्र या शासन पर अपना प्रकोप दिखा सकते हैं या शासन को अपने अंडर में कर सकते हैं। लेकिन वही चीजें लोकतंत्र का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष। हमारे देश में कौन सा लोकतंत्र अपनाया गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे जाकर हमारे लीडर को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति है तो उनका निर्वाचन होता है। तो ये प्रक्रिया अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, चौथी विशेषता है न्यायिक सुरक्षा। ये बहुत ही अच्छी है बेटे, इसमें महत्व है इसका, क्योंकि एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है मूल अधिकार जिसको न्यायिक सुरक्षा मिली हुई है। न्यायिक सुरक्षा का मतलब है यदि किसी मूल अधिकार का हनन हो जाए, क्या हो जाए, मूल अधिकार का हनन हो जाए, तो अपन सीधे किसकी शरण ले सकते हैं, न्यायालय की। किसकी ले सकते हैं, न्यायालय की अपन क्या ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं, या न्यायालय के अंदर अपन कोई भी चीज है उसको दाखिला या न्यायालय के तहत अपन अपनी इस स्थिति में अपनी मांग को रख सकते हैं। तो ये एकमात्र हमें कौन सा सेक्टर प्रदान करता है, ये मूल अधिकार। कौन सा प्रदान करता है, मूल अधिकार सेक्टर है, वो हमें इसमें अपनी जो स्थिति है या अपना जो सेक्टर है वो हमें स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, पांचवी जो विशेषता है वो समानता के कारक। क्या है, समानता के कारक। अब देखो समानता के कारक का मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर जो संविधान है उस संविधान के समक्ष सभी व्यक्ति सम्मान है। क्या है, सम्मान है। यानी कि कोई ऊंचा है, कोई यानी किसी को विशेषाधिकार मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर सभी जो विधि के समक्ष है वो सभी क्या बेटे, सम्मान है। और इसके तहत जितने भी जिन लोगों को जो विशेषाधिकार मिलते थे वो सब क्या कर दिए बेटे, समाप्त कर दिए गए। अब सब लोग, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, संविधान के समक्ष भारत का क्या कहलाएगा, एक नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। ये नहीं कि प्रधानमंत्री बन गया तो इस पर ये कानून लागू नहीं होगा, वो जो अपनी मनमर्जी कर सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत का क्या है, एक नागरिक है। तो नागरिक होने के नाते वो सब सेक्टर उसको एक समान रूप से देखा जाएगा। ये बात हो रही है संविधान की। किसकी हो रही है, संविधान के समक्ष। तो अपन को हमेशा ध्यान रखना कि जो मूल अधिकार है उनके महत्व और आवश्यकता की प्रवृत्ति है वो कितने प्रकार के बेटे,
5 सेक्टर में बांटा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, शासन की स्वेच्छाचारिता या अपन कह सकते हैं कि मनमानी, तो उस पर हमेशा क्या लगाना, रोक लगाने का कार्य भी कौन करते हैं, मूल अधिकार। इसलिए हमें इन मूल अधिकारों की क्या है, आवश्यकता है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ, आधार स्तंभ का मतलब जानते हो कि मैंने बताया कि लोकतंत्र जो मैन है ना, वो ये किसी भी शासन की प्रमुख आधारशिला मानी जाती है। और इस लोकतंत्र को यदि बनाए रखना है तो उस देश में मूल अधिकारों का होना क्या होता है बेटे, जरूरी होता है। इसलिए इसे लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है। न्यायिक सुरक्षा का मतलब अपन को पता है, एकमात्र मूल अधिकार ऐसा सेक्टर है जिसमें हनन होने पर अपन न्यायालय की क्या ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं, या न्यायालय में अपन उसके संबंध में अपील कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में समानता के कारक, समानता के कारक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो विधि है, हमारा जो कानून है, उसके समक्ष सभी समान है, किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, चाहे वो भारत का आम नागरिक हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। तो स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना कि हमें मूल अधिकारों का महत्व और आवश्यकता क्या है। तो ये चीज समझ में आई सबके। अब देखो आगे की कंडीशन इसमें क्या बनती है। तो मूल अधिकारों का बेसिक नॉलेज अपन के समझ में, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। मूल अधिकार है वो कहां से लिए गए, अमेरिका से। कहां से लिए गए, अमेरिका से। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है कि मूल अधिकारों के अंदर तो ये ना अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक। और मूल अधिकार है वो एक प्रकार से संविधान के कौन से भाग में, तीसरे भाग में। फिर अपन को मूल अधिकारों की परिभाषा मैंने बताई कि वह अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के कारण, मतलब के कारण हमें सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उन्हें हमेशा क्या कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है। और मूल अधिकार का जो महत्व है या आवश्यकता है वो आपके कितने भागों में डिवाइडेड है, 5 भागों में। जिसमें पहला, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देना, शासन की स्वच्छता या मनमानी पर रोक, या लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है इसको, न्यायिक सुरक्षा भी इसको मिली हुई है, और समानता के कारक भी इसमें बताए गए। तो ये तो थे अपने मौलिक अधिकार का सेक्टर। अब देखो अपन स्थिति देखते हैं कि सर मूल अधिकार में, पहले आपको वैसे विशेषताओं में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया था मैंने, अब इनको पढ़ते को अपन को विस्तृत रूप से पढ़ना है। ठीक है। तो देखो अब आगे कैसे पढ़ना है। अब देखो आगे की स्थिति ये है कि सर ये मूल अधिकार का स्ट्रक्चर है, ये अपना बेसिक तो कंप्लीट हो चुका है। अब ये वर्तमान में कितने हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब हमारा संविधान बना था या लागू हुआ था, मूल संविधान, उसे बोलते हैं मूल संविधान। और आपको पता है, मैं एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और उसी प्रकार आगे देखें तो ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, मतलब इसका परिवर्तन हुआ था। और ये जो सेक्टर है, अंगीकार, अधिनियमित और आत्मपीठ, ये तीनों स्ट्रक्चर कब की गई, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। सर ऐसा क्यों है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो हालांकि प्रावधान तो इस समय भी लागू हो गए थे, ये नहीं कि भाई इस दिन सर कुछ भी लागू नहीं हुआ था। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे अनुच्छेद से, जैसे एक नागरिकता वाला भाग था, कौन सा भाग है, नागरिकता वाला जो पूरा भाग था, मतलब 6 से 11 तक लेकर अनुच्छेद थे, वो आपके इसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर। मतलब कुछ प्रवृत्तियां लागू हुई थी, जबकि अधिकांश प्रवृत्तियां हैं वो कब लागू हुई थी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। ऐसा क्यों है कि 26 जनवरी को ही ऐसा मतलब क्यों चुना गया, तो याद रखना कि हमारे जब सेक्टर में जब अंग्रेजों का शासन का अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, उस समय 1930 से प्रति वर्ष है ना हमारे देश में 26 जनवरी को स्वराज्य दिवस मनाते थे। कौन सा दिवस मनाते थे, स्वराज्य दिवस मनाते थे। इसी कारण जब ये संविधान बना तो उन्होंने इस समय को उपयुक्त माना कि ये समय है ना जो कौन सा होना चाहिए, 1900 या ना जो 26 जनवरी का समय होना चाहिए, और यही सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है। तो मूल संविधान के अंदर देखे जाए तो हमारे संविधान में जो कुल मूल अधिकार थे वो कितने थे, 7 थे। कितने थे बेटे, 7 थे। लेकिन यदि वर्तमान संविधान में देखा जाए, किसमें देखा जाए, वर्तमान संविधान, तो वर्तमान संविधान के अंदर जो हमारे मूल अधिकार है उनकी संख्या कितनी है, 6।
मतलब ये गायब हो गया, इसका मतलब एक है नहीं। तो सर वो कौन सा है और कौन सा इसमें हटाया गया है, वो चीज अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखो, तो हटाने के लिए या जोड़ने के लिए हमारे संविधान के अंदर होता है संशोधन। क्या होता है बेटे? संशोधन। तो देखो कौन सा संशोधन हुआ था, मैंने पहले भी बता चुका हूं, एक बार वापस बता देता हूं, रिपीट हो जाए आपके। तो देखो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, वो संविधान संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। एक संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो 6 नंबर पे आता था, संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख अपन कहे तो अनुच्छेद नंबर था 31 में, 31 में। किसमें था? 31 में था। इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों की श्रेणी से हटा दिया। हालांकि इसको कंप्लीटली डिलीट नहीं किया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना कि जो मूल अधिकारों के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, जबकि संविधान से नहीं हटाया गया। तो फिर सर कहां पे है ये? तो ये भी ध्यान रखना। तो मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इस मूल अधिकार को अनुच्छेद 300 के में डाल दिया। किसमें? 300 के में। और इसमें इसे केवल कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार। कौन सा बना दिया? कानूनी। मतलब संपत्ति के मालिक है ना आप, कानून के तौर पर हो, हकीकत मालिक नहीं हो। मौलिक अधिकारों का मतलब होता है जिसमें अपना हक पूरा हो, वो क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। लेकिन संपत्ति पर आपका पूरा अधिकार नहीं है। कहीं भी बनाओ, आपके कागज होना जरूरी है। मतलब वो कागज ही बताएंगे कि कानूनी तौर पर इस संपत्ति का मालिक ये है। तो ये चीज कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार किस अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया था। और ये पहले किसमें उल्लेखित था? अनुच्छेद नंबर 31 में था। और अब ये किसमें उल्लेखित है? 300 के में। अब इसका नाम क्या है? केवल क्या बेटे? कानूनी अधिकार। क्या है? कानूनी अधिकार है। तो इतने सी ये चीजें आपको थोड़ी सी बेसिक में याद रखना है। अब ये हमारे 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो उनको भी देखो एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो 6 मूल अधिकार है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला, इसको कर्म से याद करना है। तो ये ध्यान रखना, कर्म से याद करने के लिए यदि आपको ऐसे याद नहीं रहते तो एक ट्रिक भी याद रख लो कि समसो क्या है बेटे? समसो, या अपन समसो कह सकते हैं या समस्त भी बोल सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट वाली बात नहीं है कि समसो शोध है धर्म के नाम पर। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर शिक्षा में सविधि से किया गया। सविधि से किया गया। तो देखो ये एक लाइन है, इसको थोड़ा सा क्या होता है कि कर्म से याद रखेंगे ना अपन, तो कर्म से याद रखने के लिए आपको अनुच्छेद बार बार उलझन में नहीं आओगे। वरना में से कभी समानता का अधिकार बोल रहे हो, वहां पे आप शोषण के विरुद्ध बोल रहे हो, तो इसमें अनुच्छेद कंफ्यूजन करेंगे। तो इसलिए इस लाइन को याद रख सकते हो कि समसो शोध धर्म के नाम पर शिक्षा में सविधि से किए गए। अब इसी के आधार पर अपन को 6 मौलिक अधिकार कर्म से बनाना है। पहला वर्ड है सम। सम का मतलब होता है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। अब ये जो समानता का अधिकार है आपका, ये कहां से कहां तक है? तो ये अनुच्छेद नंबर आपके हैं 14 से 18 तक। कहां तक है? 14 से 18 तक। तो ये कंप्लीटली अपन को एक एक अनुच्छेद पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज तो ये कि सम का क्या बना? समानता का अधिकार। दूसरा आपके सौ वर्ड से बनता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा वर्ड है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपके अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। कहां तक है? 22 तक।
तो देखो क्रम से चल रहा है 14 से 18, 19 से 22, यहां तक पहुंच गए। फिर क्या है शोध, शोध से अपन बना सकते हैं शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपके अनुच्छेद नंबर कौन से देखो 22 तक आ गए तो सीधा याद रखना 23 से 24 तक है वो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसके बाद के अंदर आपका आता है धर्म, क्या आता है धर्म। तो 4 नंबर जो मौलिक अधिकार है उससे अपन कह सकते हैं धर्म। धर्म का होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये आपके अनुच्छेद नंबर है 25 से लेकर कहां तक है, 25 से लेकर अपन कह सकते हैं कि ये 28 तक, कहां तक है 25 से 28 तक। फिर इसके बाद में 5 नंबर आता है उसे अपन कहते हैं नाम पर इसको छोड़ दो और ये आ गया शिक्षा, क्या आ गई शिक्षा। तो शिक्षा से तो आपको सीधा पता है क्या बनेगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ये आपके दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 29 से 30 तक, कहां तक दिया गया है 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। फिर इसके बाद में 6 नंबर लास्ट आता है वो आएगा आपके सह विधि। सह विधि का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सह विधि से अपन कर सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अब आपको मैंने एक चीज इससे जस्ट पीछे बताई थी कि एक अधिकार जो अनुच्छेद है वो गायब हो गया था, और वो कौन सा गायब हुआ था 31। तो 31 को छोड़ दो, बचा कौन सा 32, कौन सा बच्चा बेटे 32 बचा। तो अपन कह सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कितने बेटे 6। तो एक बार वापस देखो, पहला कौन सा समानता का अधिकार, कहां से कहां तक है 14 से 18 तक। फिर कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक है 19 से 22 तक। फिर आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके अनुच्छेद नंबर 32 में है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सबके। अब देखो आगे अगली जो कंडीशन दे रखी है वो अपन को एक एक अपन को मौलिक अधिकार पूरा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, इतने दिन तो हमने नाम पढ़े हैं, अब देखो इसमें क्या क्या बातें बताई है वो पूरी पढ़नी है। तो देखो भाई सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है, तो देखो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये समानता का अधिकार आपके कौन कौन से अनुच्छेद में है, यह है आपके 14 से लेकर कितने तक है 18 तक। प्रत्येक अनुच्छेद अपनी अपनी अलग अलग बात रखेगा, उस बात को थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 14। हालांकि 12 और 13 के बारे में मैंने पहले बताया था आपको, ये मेन मूल अधिकार है जो अपने वो 14 से लेकर कहां तक है 32 तक है। ये ध्यान रखना, जो मेन मूल अधिकार है वो आपके 14 से लेकर क्या बेटे 32 तक है। तो पहला जो है वो समानता का अधिकार, इसमें पहला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है 14 नंबर। इसमें देखो क्या बताया गया, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, पहली बात तो ये बता दी। दूसरी बताइए कानून का या विधि का समान संरक्षण। समान संरक्षण, ये दो बात इसमें याद रखना है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है।
कि अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, क्या बताई गई है, विधि के समक्ष समानता, कानून का सम्मान क्या है बेटे, संरक्षण है, क्या है, संरक्षण। तो देखो इसमें क्या बातें होती है, विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि हमारा जो कानून है उसके समक्ष सभी लोग क्या है बेटे, सम्मान है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये बात किसमें बताई गई है, विधि के समक्ष समानता, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, वो विधि के समक्ष एक आम नागरिक है, क्या बेटे, आम नागरिक है। तो ये चीज अपन को किसमें मिली है, विधि के समक्ष समानता। कानून का समान संरक्षण का मतलब है कि हमारे देश में जो भी कानून लागू होता है वो समान रूप से होता है, इसमें कोई भेद नहीं कर सकते कि भाई ये कानून के दायरे में ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ऐसा सेक्टर इसमें नहीं है। कानून बना है तो वो सब पे लागू होगा। जैसे पहले जम्मू पर नहीं होता था, लेकिन अब तो मसला ही हट गया। तो ये समान रूप से सब पर इसमें कानून का संरक्षण या सबको इसमें कानून की प्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो विच्छेद प्रवृत्ति है वो आपको ध्यान रखना है कि सर जब ऐसा है कि सब आप कहते हो कि विधि के समक्ष समानता है, तो सर फिर ये आरक्षण क्यों दे रखा है। हालांकि आरक्षण की बात अपन अनुच्छेद 15 में भी करेंगे, लेकिन अनुच्छेद नंबर 14 में भी जातियों के आधार पर हमारे देश को बांटा भी गया है, तो वो भी एक विभेद है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इसी के अंदर एक बात बताई गई है कि जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष है, या अपन कह सकते हैं कोई भी समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ज्यादा अधिकार देकर उनकी जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, वो भी किसमें माना जाता है, समानता में। मतलब है कि जो पिछड़े वर्ग है, मतलब अपन कह सकते हैं कि पिछड़े वर्गों को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना या उसके जीवन स्तर में वृद्धि करना, ऊंचा उठाना, क्या कहलाता है, हमेशा ध्यान रखना, समानता है। ये क्या है, समानता। लेकिन इसको अपन एक तरफ से देखे तो ये एक प्रकार से भेदभाव भी लग रहा है, लेकिन यदि समानता की दृष्टि से देखे तो इसको उचित माना गया है, किसमें, हमारे देश के संविधान के अंदर। तो ये चीज भी इसमें आपको नोट के रूप में याद रखना है। तो ये पहला कौन सा अनुच्छेद है बेटे, 14 नंबर, याद रह जाएगा सबको। दो बात याद रखना है, विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। साथ में ये भी याद रखना है कि जो पिछड़े वर्ग है उनको भी प्रोत्साहन देना या उनके जीवन स्तर में ऊंचा लाना, वो भी एक प्रकार से क्या माना जाती है, समानता मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान इसमें आपको अनुच्छेद नंबर किसमें रखना है, 14 के अंदर रह जाएगा। अब इसके बाद में अनुच्छेद नंबर अपन बात करते हैं 15 की। किसकी बात करते हैं, 15 की। देखो अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है, तो देखो अनुच्छेद नंबर 15 कहता है जाति, लिंग, वर्ण, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव का, किसका बेटे, भेदभाव का निषेध किया गया है, तो देखो इसमें भी वही चीज आती है, समानता वाली। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जाति, लिंग, वर्ण, धर्म, जन्म आदि के आधार पर समाज में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो सम्मान है और संविधान के समक्ष वो समान ही रहना चाहते हैं। तो ये स्थिति आपको अनुच्छेद नंबर किसमें बताई जाती है बेटे, 15 के अंदर बताई जाती है। और जिसमें अपन विशेष तौर से जो स्त्री है, जो बालक है, या अपन SC ST है, OBC है,
उनको एक थोड़ा सा, इन जातियों को थोड़ा सा सरकार के द्वारा प्रोत्साहन या आरक्षण देकर इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये भी एक प्रकार से किसका प्रतीक माना जाता है, समानता का। किसका, ये चीज इसमें भी है और उसमें भी, तीनों अधिकारों में आपको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रह जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है बेटे, 15 नंबर। 15 के बाद में अनुच्छेद नंबर आता है आपके 16। 16 के अंदर क्या बताया जाता है, नियोजन एवं सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता, अवसर की समानता। अब देखो ये बात है जो कौन से अनुच्छेद में बेटे, 16 के अंदर क्या बताया कि नियोजन करना और सरकारी सेवाओं में सभी व्यक्तियों को क्या मिली हुई है, अवसर की समानता। अब ये सर नियोजन क्या होता है, सरकारी सेवाएं तो आप जानते हो कि जो भर्ती आती है, जो वैकेंसी आती है, कोई भी इससे सरकारी सेवा में अप्लाई कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, नियोजन का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर लेना, वही क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाता है। जैसे भी उदाहरण के थ्रू अपन कह सकते हैं कि मान लो घर में कोई के शादी है, शादी से पहले अपन क्या करते हैं, पूरे घर वाले एक जगह बैठकर और उस शादी का पूरा बायोडाटा तैयार करते हैं कि हमें टेंट वो लेके आना है, हमें खाना ये बनाना है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया ये क्या है, नियोजन है। तो उसी प्रकार से जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति आया है, उसे इस सेक्टर में पूरी मतलब समानता है कि वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, और वो प्राइवेट बन सेक्टर में क्या चुनना चाहता है, वो सरकारी सेवा में जाना चाहता है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो उसके लिए सब समान है। ये नहीं कि भाई तू तो प्राइवेट ही करेगा, ये सरकारी में जाएगा, ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। तो ये आपको कौन से अनुच्छेद में याद रखना है, 16 में। लेकिन सर इसमें भी विभेद दिया हुआ है। अपवाद के तौर पर आपको बता देता हूं मैं कि अनुच्छेद नंबर जो 16(4) है, जो 16(4) है, उसमें यह बताया गया एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं या जो समाज के अंदर पिछड़े वर्ग, कौन से वर्ग है बेटे, पिछड़े वर्ग है, उनको भी सर आरक्षण के माध्यम से क्या देना चाहिए, आरक्षण के माध्यम से उनको भी सरकारी सेवा में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का कार्य करना, ये भी क्या मानी जाएगी, समानता। तो ये बात भी आपका अपवाद भी मैंने क्लियर कर दिया है। ये मत सोचना कि वैकेंसी आती है तो उसमें लिखा होता है जनरल इतनी पोस्ट, ओबीसी इतनी, एससी इतनी, एसटी इतनी, तो ये गलत नहीं है। ये संविधान इसको गलत नहीं मानता। ये क्यों दिया गया आरक्षण, क्योंकि इसमें जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके जीवन को इन सरकारी सेवाओं में शामिल करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यही हमारी क्या कहलाएगी, समानता। क्योंकि बाकी बड़े लोगों के लिए समान, क्योंकि जो नीचा दबेड़ो है, बिना अपन ध्यान नहीं उठ पाते तो है ही को नहीं लोग, बिकॉज़ सपोर्ट की जरूरत है। कहां की है, सपोर्ट की। तो एक प्रकार से वो सपोर्ट है, कहां है, सपोर्ट है, ताकि मां को जीवन स्तर भी ऊंचो उठ सके। तो आ चीज भी अपन अनुच्छेद नंबर किसे में याद रखना है, 16 में। अब आपने अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत का मतलब है जो छुआछूत है, क्या बेटे, छुआछूत। ये नहीं कि भाई ये विशेष तौर से छुआछूत होता कहां पे, जैसे मान लो कि कोई सरकारी स्थान है, कोई सार्वजनिक स्थल है, ये घर का मैटर अलग होता है। ये चीज हमेशा ये मत सोचना कि भाई घर में भी ऐसा कह दिया तो वो एक अलग चीज है। अपने जितने भी सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे होटल है, भोजनालय, या अपन रेलवे स्टेशन है, या कोई भी जो सार्वजनिक स्थान है, उस पर आप छुआछूत यानी अस्पृश्यता को क्या कर दिया, अंत कर दिया। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आदमी छोटी जाति का, ये हमारे ऐसा छूत माना जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा किया तो आपको पता है धारा बनी हुई है, भाई सीधी बात है कि इसमें देखो सबसे पहले कानून बना था अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम बना था 1955। एक तो इसके तहत आपको करना पड़ेगा प्रावधान, ठीक है, ये तो हर के लिए लागू। जैसे अपन हालांकि इसमें संशोधन कर दिया गया और इसे क्या नाम दिया गया है, नागरिक
संरक्षण या नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। तो ये भी एक नाम इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन आप इसको ये भी इस पुस्तक का भी याद रख सकते हो। लेकिन एक कठोर सबसे बड़ा कानून बनाया है, और वो बनाया एससी और एसटी के लिए। किसके लिए बनाया है? एससी और एसटी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा छूआछूत क्षेत्र इसमें पाया जाता है। तो एससी और एसटी मतलब अस्पृश्यता निरोधक कानून बना था। इसको आपको विशेष तौर से याद रखना है। ये कानून बना था 1987 में। कब बना था? 1987 के अंदर ये कानून बनाया था, जो सबसे बड़ा कठोर है, जिसका प्रयोग केवल इस सेक्टर में हो सकता है। आने कि आप जगह सेक्टर में करते हैं नहीं कर सकते हो, केवल अस्पृश्यता के सेक्टर में आप इस कानून का प्रयोग कर सकते हो। तो ये अपने कितने अनुच्छेद हो गए? 17। बचा कौन सा? अनुच्छेद नंबर 18। मैं आज यहाँ तक करवाऊंगा आपको। तो अनुच्छेद नंबर 18 है, वो क्या बताता है? वो बताता है कि देखो, सबसे पहले 15 के अंदर 14 अनुच्छेद नंबर मैंने आपको बताया था। अब 18 के अंदर बता दी उपाधियों का अंत। किनका अंत? उपाधियों का अंत। अरे पहले अंग्रेजों के शासन काल में, किसके शासन काल में? अंग्रेजों के शासन काल में हमारे देश में अनेक उपाधियां चलती थी, और ये उपाधियां मिलती थी उनको संपत्ति के आधार पर या किसी पद के आधार पर इनको उपाधियां दी जाती थी। तो इन उपाधियों को हमेशा के लिए हमारे देश में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, केवल 2 स्ट्रक्चर को छोड़कर। और वो दोनों कौन कौन से क्षेत्र? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक तो है सेना, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है। तो ये जो सेना का में अपन ध्यान उपाधि मिला कर, सूबेदार मिल गई, कर्नल मिल गई, एडमिरल मिल गया, मार्शल मिल गए। तो ये उपाधि केवल काम लागू है सेना के मायने। और दूसरी उपाधि अपन जोड़ी है शिक्षा में। कैसे सेक्टर में? शिक्षा में ध्यान है कि कोई व्यक्ति है जो को पीएमटी कर ले और डॉक्टर लगा देवे, एलएलबी कर लेवे, तो आपके साथ में एलएलबी लगा देवे, तो शिक्षा की उपाधियां लगाई जा सकती है। जैसे डॉक्टर लगाने की उपाधि मानी जाती है, ठीक है। तो ये 2 सेक्टर को छोड़कर सब उपाधियों को क्या कर दिया? समाप्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो सर है तो अपना देश में समाप्त है, यदि मान लो कोई दूसरो देश को अपना देश का नागरिक ने उपाधि दे रही हो, ठीक है, तो उपाधि सर अपना ले सकेगी? बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त है बेटे। उस उपाधि को लेने के लिए आपको पहले राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विदेश द्वारा दी गई उपाधि को भारत का कोई नागरिक तब ग्रहण कर सकता है जब उसे राष्ट्रपति से क्या लियो? अनुमति लियो। मतलब ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये इतनी प्रवृत्ति आपके समझ में आई, तो अपन कह सकते हैं ये अधिकार कौन सा बेटे? समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में हमने 5 अनुच्छेद पढ़े हैं। अब आगे अपन कल और पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।